हमने युद्ध के बारे में सुना था, गृह युद्ध के बारे में सुना था, विश्व युद्ध के बारे में सुना था। ये शीत युद्ध क्या है? तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। जब देश या गुट का मतलब टीम एक दूसरे के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से युद्ध करता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वास्तव में शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। किनके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के, जो 1945 से लेकर 1991 तक हुआ। यानी अमेरिका और सोवियत संघ में जो शीत युद्ध हुआ था वो 1945 से शुरू हुआ और 1991 तक हुआ, करीबन 46 वर्षों तक, 46 ईयर तक। लेकिन ये जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि 46 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में न तो अमेरिका सोवियत संघ पर एक बार भी आक्रमण करता है और न ही सोवियत संघ एक बार भी अमेरिका पर आक्रमण करता है। न अमेरिका सोवियत सैनिक को मारता है और न ही सोवियत संघ एक भी अमेरिकी सैनिक को मारता है। ना अमेरिका एक बार भी न तो बमबारी करता है, न गोलीबारी करता है सोवियत संघ पर, और न ही सोवियत संघ कभी इस पर बमबारी करता है या गोलीबारी करता है। लेकिन इन दोनों के वजह से दुनिया में लाशों का ढेर लग गया था। इराक, अफगानिस्तान, जर्मनी, मिस्र, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, कांगो, क्यूबा, ये सब तबाह हो गया था। लेकिन जब ये दोनों लड़ाई नहीं किया, जब ये दोनों विश्व युद्ध नहीं किया, तो फिर इसके कारण कैसे इतने लाशों का ढेर लग गया और ये सारे देश तबाह हो रहे थे? होता यूं कि जब अमेरिका को गुस्सा आता तो ये डायरेक्ट सोवियत संघ पर आक्रमण नहीं करते थे। जो देश सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे, मान लेते हैं ये कोई देश है और ये देश सोवियत संघ को सपोर्ट करता है, ये जाके इसको कूट देते बढ़िया से। फिर बारी आता सोवियत संघ का, तो सोवियत संघ भी अमेरिका पर अटैक नहीं करते थे, डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। जो देश सोवियत संघ को सपोर्ट करते, मान लेते कि ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं और ये देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस देश को धो देते। देखो यहाँ पर युद्ध दोनों तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे? इनडायरेक्ट युद्ध कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। चलिए अब हम अपने चलते हैं अगले स्लाइड पर। अपरोध की स्थिति। अपरोध की स्थिति अगला टॉपिक है, उसमें आएगा, लेकिन उससे पहले इसका मतलब हमें समझना जरूरी है। जब कोई गुट या देश बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जब देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तब युद्ध से होने वाली हानि से बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुट या देश आपस में युद्ध करने से बचते हैं। इसे ही अपरोध की स्थिति कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। अमेरिका भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, सोवियत संघ भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन 46 वर्षों तक चलने वाले शीत युद्ध में न तो कभी अमेरिका सोवियत संघ पर आक्रमण करता है और न ही सोवियत संघ अमेरिका पर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जानता था कि अगर हम दोनों के बीच युद्ध हुआ तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस बर्बादी से बचने के लिए ये दोनों कभी युद्ध नहीं किया। इसे ही अपरोध की स्थिति कहा जाता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस समय अपरोध की स्थिति था। आगे चलते हैं। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के उदय के कारण, मतलब
जो 46 वर्षों तक शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, यह किन कारणों के कारण हुआ था, तो समझ लेते हैं। सबसे पहला है अमेरिका और सोवियत संघ। ये रहा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन। यह है विश्व का मानचित्र, और विश्व के मानचित्र में ये वाला देश यूएसए यानी कि अमेरिका है, और ये जो दिख रहा है रेड कलर वाला, ये है आपका सोवियत संघ। ये कहता था कि मैं ही हूँ विश्व की सर्वोच्च शक्ति, मैं ही हूँ दुनिया का दबंग। और सोवियत संघ कहता था कि नहीं, मैं हूँ इस विश्व का महाशक्ति, मैं हूँ इस दुनिया का दबंग। तो बोला कि चलो, ये बोला चलो फिर हो जाए दो दो हाथ। और जब दो दो हाथ हुआ तो शीत युद्ध हुआ। अमेरिका द्वारा एटम बम का राज गुप्त रखना। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर एक ही टीम में शामिल था, दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। लेकिन जब अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराते हैं, किस पर? जापान पर परमाणु बम गिराते हैं, दो हिरोशिमा और नागासाकी पर, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ये यूएसएसआर से नहीं पूछते हैं, सोवियत संघ से नहीं पूछते हैं, तो इससे ये नाराज हो जाते हैं। कौन? सोवियत संघ। किससे? अमेरिका से। और इनको लगता है कि अभी ये बिना पूछे मुझसे इस पर आक्रमण कर दिया, हो सकता है आने वाले समय में अपना ताकत दिखाने के लिए मुझ पर भी बिना पूछे आक्रमण कर दे। आए समझ में? कभी भी धोखा दे सकता था, इसलिए इसका इन्होंने विरोध किया, जो शीत युद्ध का कारण हुआ। दोनों देशों के बीच अवरोध की स्थिति। अभी हमने समझा कि अवरोध की स्थिति का क्या मतलब है। दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, दोनों को लगता था अगर हम दोनों डायरेक्ट वॉर किए, युद्ध किया, तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो दोनों बर्बादी से बचने के लिए युद्ध नहीं किया, डायरेक्ट युद्ध नहीं किया। तो जब डायरेक्ट युद्ध नहीं किया तो वो शीत युद्ध हुआ। अगर डायरेक्ट युद्ध कर लेते तो फिर शीत युद्ध होता ही नहीं ना, क्योंकि ये दोनों बर्बाद हो जाते तब। अमेरिका द्वारा पूंजीवाद विचारधारा को बढ़ावा देना और सोवियत संघ द्वारा साम्यवाद विचारधारा को बढ़ावा देना। पूंजीवाद और साम्यवाद। पहले पूंजीवाद का मतलब समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जिस देश में सब कुछ प्राइवेट होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट आपका स्कूल होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, तो उस देश को हम पूंजीवाद देश कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए यानी कि अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, इसलिए इस देश को पूंजीवाद देश कहा जाता है। कौन सा देश कहा जाता है? पूंजीवाद देश। पूंजीवाद के ठीक उलट है साम्यवाद। जिस देश में सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, तो उस देश को हम साम्यवाद देश कहते हैं। उस समय सोवियत संघ में सब कुछ गवर्नमेंट का हुआ करता था, इसीलिए इस देश को साम्यवाद देश कहा जाता था। अब देखो, अब ये कहता था, ये चूंकि पूंजीवाद का सपोर्टर था, तो ये कहता था कि पूरी दुनिया पूंजीवाद को अपनाएगा। बीच में आ गया सोवियत संघ, बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो हो गया शीत युद्ध का कारण। उसके बाद यह भी बोला कि पूरी दुनिया में साम्यवाद को अपनाएगा, पूरी दुनिया साम्यवाद को अपनाएगा। तो अमेरिका बोला कि बड़ा चालाक बनते हो, जब मैं बोला था तो तुम विरोध कर दिया, और हम कैसे सपोर्ट कर दें। इन्होंने इसका विरोध कर दिया, इन दोनों के बीच टकराव हो गया, और जब टकराव हुआ तो शीत युद्ध हो गया इन दोनों के बीच। अगला टॉपिक है शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। ये टॉपिक कहना चाह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो शीत युद्ध था वो केवल बमबारी, गोलीबारी, सैन्य संघर्ष नहीं था, विचारों का भी टकराव था, विचारधारा का भी लड़ाई था, संघर्ष था। अभी तो हमने देखा कि ये जो देश है पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है और पूरी दुनिया में पूंजीवाद को लाना चाह रहा है, और ये देश सोवियत संघ
साम्यवाद को पूरी दुनिया में लाना चाह रहा है। तो देखो ये दोनों के बीच विचारधारा में टकराव हो गया ना। शीत युद्ध सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी संघर्ष था। अमेरिका लोकतंत्र तथा पूंजीवाद विचार को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था, वही सोवियत संघ समाजवाद साम्यवाद विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। तो साबित हुआ कि यह केवल सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी संघर्ष था। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत। सबसे पहले ये देखो, ये है, मान लेते हैं एक ग्लोब है, ये दूसरा ग्लोब है और ये तीसरा ग्लोब है। मुझे ड्राइंग नहीं आती तो हंसना नहीं है। तो जब विश्व में एक ही महाशक्ति होगा, एक ही दबंग होगा, तो उस विश्व को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाएगा। एक ही महाशक्ति है, यानी कि ये एक देश है जो सुपर पावर कंट्री है, महाशक्ति है, दबंग है, और इसके अनुसार सारे जो देश है वो काम करता है। तो इस विश्व को हम क्या कहेंगे? एक ध्रुवीय विश्व। जिस विश्व में या जब दुनिया में शक्ति के दो केंद्र होंगे, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जब दुनिया में दो दबंग होंगे, दो महाशक्ति होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? दो ध्रुवीय विश्व। क्योंकि दुनिया में अब दो सेंटर हैं। पहले एक सेंटर हुआ करता था और इसके इर्द गिर्द सारे देश काम करते हैं। अब दो सेंटर है, अब इन दो सेंटर के इर्द गिर्द काम करेगा। कुछ देश इनको सपोर्ट करेगा, कुछ देश इनको सपोर्ट करेगा, तो दो ध्रुव में बट गया। आए समझ में? दो ध्रुव कहलाएगा। जिस दुनिया में तीन महाशक्ति होगा, तीन दबंग होगा, उसको तीन ध्रुवीय विश्व कहा जाएगा। आए समझ में? सिंपल लैंग्वेज में। अभी का विश्व कैसा है? अभी का विश्व एक ध्रुवीय है। ये है क्योंकि अभी यूएसए यानी कि अमेरिका ही ताकतवर है इस समय, अमेरिका ही दबंग है इस दुनिया का, अमेरिका ही महाशक्ति है और अमेरिका के ही इशारों पर सारे देश काम कर रही है। इसलिए अभी के दुनिया को एक ध्रुवीय दुनिया कहा जाता है, एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय दो ध्रुवीय विश्व था, क्योंकि उस समय विश्व में दो दबंग हुआ करता था। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर यानी कि अमेरिका। अब टॉपिक पे चलते हैं। फिलहाल टॉपिक को देखते हैं, उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी वही है कि जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हो, सिंपल लैंग्वेज में दो दबंग हो, ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। क्योंकि जब उसमें जो सत्ता का सेंटर है वो दो जगह है। शीत युद्ध के समय पूर्वी गठबंधन एक टीम है और इसका कप्तान यूएसएसआर कौन है? सोवियत संघ। और पश्चिमी गठबंधन भी एक टीम है, दूसरा टीम है, और इसका कप्तान यूएसए यानी कि अमेरिका है, नामक दो गुटों में बट गए। यानी कि ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि शीत युद्ध के समय पूर्वी गठबंधन नामक टीम एक था और दूसरा टीम था पश्चिमी गठबंधन। और लगभग सभी जो देश थे, कुछ देश इसको सपोर्ट करते थे, इस टीम को, और कुछ देश इस टीम को सपोर्ट करते थे। तो दो गुटों में बट गए थे, दो टीमों में बट गए थे। मैप में देख लो, ये यूरोप का मैप है, यानी कि यूरोप एक महाद्वीप है, उसका मैप है। अच्छा, मैप में हमेशा ये वाला साइड उत्तर होता है यानी कि नॉर्थ, ये वाला साइड साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट यानी कि पूर्व। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देखो यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में ये जो रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है पूर्वी गठबंधन टीम, जिसका कप्तान सोवियत संघ है, क्योंकि वो दबंग था उस समय। आए समझ में? और चूंकि ये इस मैप के किस भाग में है? पूरब में। किस भाग में है? पूरब में, ईस्ट में, इसलिए इसको पूर्वी गठबंधन कहा जाता है और उसका कप्तान सोवियत संघ को बनाया जाता है। और ये जो येलो कलर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये है पश्चिमी गठबंधन। क्यों? क्योंकि
ये मैप के किस भाग में है? पश्चिम में है, इसलिए इस टीम को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है और इस टीम का कप्तान बनता है यूएसए, क्योंकि वो भी उस समय दबंग थे। आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, यानी कि ये वाला पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने किसका सपोर्ट किया? अमेरिका को, इसलिए इसे पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। इसमें स्पेन, इसमें कौन कौन है पश्चिमी गठबंधन में? स्पेन है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन और नॉर्वे आदि शामिल है। यानी कि इसमें कौन कौन है? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, बेल्जियम, आए समझ में, इटली, ग्रीस, तुर्की, ये सब इसमें शामिल। किसमें? पश्चिमी गठबंधन जो टीम है उसमें शामिल है। उसके बाद पूर्वी गठबंधन, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया? ये जो वाला भाग है किसका पक्ष लिया? सोवियत संघ की, इसलिए इन्हें पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। और पूर्वी गठबंधन में पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया आदि शामिल है। आए समझ में? ये देख लो, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सोवियत संघ का। ये पूर्वी गठबंधन का टीम है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये जो देश के नाम दे रखे हैं इसको हमें याद रखना जरूरी है? अब आप लोग 12वीं क्लास में आ गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, बच्चा नहीं रह गए हो जो कुछ चीज़ें याद कर लिया और एग्जाम में वही आएगा उसी को याद करके और पास हो गए। अब आप लोग बड़े हो गए हो। आप जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी बताया जाता है, उसको ध्यान में आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ज़्यादा याद रटने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। आपके एनसीईआरटी में ये वाला मैप दे रखा है। आप 5 दिन, केवल 5 दिन, 5 दिन 5 मिनट, केवल 5 दिन 5 मिनट इस मैप को देखते रहिए, देखिए और पढ़िए। याद नहीं करना, रटना नहीं है, केवल देखना है और पढ़ना है। मजाल है आप एक भी देश का नाम भूल जाए या याद ना हो। ये सभी देश का, एक एक देश का नाम याद हो जाएगा और कौन देश किस देश के पास है, उस देश के चारों ओर कौन सा देश है वो भी आपको याद हो जाएगा। 5 दिन 5 मिनट केवल देखना है और पढ़ना है। फिर देखिए प्रभाव, ये कुछ नहीं है। आप विश्व के मैप को भी 10 से 15 दिन 5 मिनट देखते हैं, देखिए और एक बार पढ़िए, आपको एक एक देश का नाम याद हो जाएगा। आए समझ में? तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इन सब के लेकर यानी कि ये याद करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन पढ़ना है। अब आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो। बहुत बड़े का मतलब अब 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का स्टूडेंट नहीं हो, 12वीं का स्टूडेंट हो और इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाओगे, तो इसके हिसाब से आपको तैयारियां करनी पड़ती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।